हेलो दोस्तों, आज अपन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को ये मालूम है कि प्लैनेट्स सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं क्योंकि प्लैनेट्स सन के ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से बाउंडेड होते हैं। ठीक उसी तरह से सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं। इन जनरल अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो मच हैवियर सेलेस्टियल बॉडी के ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से बाउंडेड है उसका पाथ एलिप्टिकल होता है। एक बाउंडेड सेलेस्टियल बॉडी के लिए टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी तो अपन ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि जब टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो सेलेस्टियल बॉडी का पाथ एलिप्टिकल होगा। अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो तो सेलेस्टियल बॉडी हाइपरबोलिक पाथ में मूव करती है, और अगर टोटल एनर्जी जीरो है तो सेलेस्टियल बॉडी पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है। दोस्तों, अपन ने लास्ट वीडियो में हाइपरबोलिक ऑर्बिट्स के बारे में स्टडी किया था, तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। आप प्लीज़ उसको देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में अपन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन एलिप्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मैं एलिप्स का एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इस एलिप्स की मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस को अपन नाम दे देते हैं A1 A2। और ये इस एलिप्स की माइनर एक्सिस कहलाएगी। माइनर एक्सिस को मैं नाम दे देता हूं B1 B2। A1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे -a,0। A2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0। B1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -b और B2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, p। यानी मेजर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी A1 A2 इज इक्वल टू 2a और माइनर एक्सिस की लेंथ होगी B1 B2 इज इक्वल टू 2b। एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होगा x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। इस एलिप्स के दो फोकस होंगे। एक फोकस अपन यहाँ पे लोकेट कर देते हैं, इसको मैं F1 से डिनोट कर रहा हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स है -c,0 और दूसरा फोकस यहाँ पे लोकेटेड होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे c,0। अब यहाँ पे C, A और B आपस में रिलेटेड होते हैं। इनमें रिलेशन पता करने के लिए अपन एलिप्स की बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। यानी एलिप्स उन पॉइंट्स का लोकस है जिनकी प्लेन में दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है और ये ट्वाइस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं एलिप्स पे एक पॉइंट ले लेता हूँ B2। इस B2 की F1 से डिस्टेंस ये है F1 B2 और B2 की F2 से डिस्टेंस ये है F2 B2। तो एलिप्स की बेसिक प्रॉपर्टी से अपन ये लिख सकते हैं F1 B2 प्लस F2 B2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। और यहाँ पे डायग्राम में अपन ने B2 सिमेट्रिकली चूज किया है, यानी B2 F1 और F2 के अबाउट सिमेट्रिकली लोकेटेड है। तो F1 B2 की लेंथ F2 B2 के बराबर होगी, यानी ये दोनों A के बराबर होंगे। तो डायग्राम में F1 B2 A के बराबर है, इसी तरह से F2 B2 A के बराबर है। ये सेमी माइनर एक्सिस है
ओरिजिन को मैं O से डिनोट कर देता हूँ और O से F2 तक की डिस्टेंस C के बराबर है, O से F1 तक की डिस्टेंस भी C के बराबर है। तो कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए, जैसे मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ OF2 B2। इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अपन अप्लाई कर देते हैं। जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा A² इज इक्वल टू B² प्लस C², और यहाँ से अपन C की वैल्यू निकाल लेते हैं। C अपने पास ही आएगा √A² माइनस B²। C को अपन इसेंट्रिसिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। इसेंट्रिसिटी की टर्म्स में इसकी वैल्यू ये हो जाएगी E इंटू A, विच इज इक्वल टू √A² माइनस B²। तो एलिप्स की इसेंट्रिसिटी ये आ जाएगी E इज इक्वल टू √1 माइनस B² अपॉन A²। तो अपन ये देखेंगे इसेंट्रिसिटी आपकी 0 से लेके 1 तक वेरी करेगी। अब एलिप्स के बारे में अपन ने बेसिक चीजें अपन ने जान ली हैं। प्लेनेटरी मोशन में अपन ये देखेंगे प्लेनेट जो है वो तो एलिप्टिकल पाथ में आपका मूव करेगा और सन किसी एक फोकस पे लोकेटेड होगा। तो अपन प्लेनेटरी मोशन को स्टडी करते हैं। मैं फिर से एक एलिप्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ जो प्लेनेट के एलिप्टिकल पाथ को डिनोट करेगा। मान लीजिए प्लेनेट इस एलिप्टिकल पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है। फोकस F1 यहाँ पे लोकेटेड है और फोकस F2 अपन यहाँ पे मान लेते हैं। मान लेते हैं सन फोकस F1 पे लोकेटेड है, तो सन को अपन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। और प्लेनेट इस एलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है। किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लो प्लेनेट यहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ पे सन के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर को मैं R से डिनोट कर देता हूँ और प्लेनेट की जो एंगुलर पोजीशन है उसको मैं थीटा से डिनोट कर देता हूँ। प्लेनेट की वेलोसिटी अपन मान लेते हैं एलिप्टिकल पाथ में v है जो टेंजेंट के अलोंग होगी। वेलोसिटी को अपन दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट तो r की डायरेक्शन में आएगा जो रेडियल वेलोसिटी कहलाएगी, और एक कंपोनेंट r के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा जिसको अपन ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहेंगे। इसको मैं v परपेंडिकुलर से डिनोट कर देता हूँ। प्लेनेट इस एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हुए जब सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है तो ये पोजीशन प्लेनेट की कहलाती है अप हीलियन पोजीशन। अप हीलियन पोजीशन, अप का मतलब है अवे, हीलियन मतलब सन, यानी यहाँ पे प्लेनेट सन से दूर लोकेटेड होगा। और प्लेनेट जब मूव करता हुआ सन के सबसे नज़दीक पहुंचेगा तो इस पोजीशन को अपन कहेंगे पेरीहीलियन पोजीशन। पेरी का मतलब नज़दीक, हीलियन मतलब सन, यानी यहाँ पे प्लेनेट सन के सबसे नज़दीक लोकेटेड होगा। अपन ये भी देखेंगे इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में यही दो पोजीशन हैं जहाँ पे प्लेनेट की वेलोसिटी रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। जैसे अगर अपन अप हीलियन पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी आपकी मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, इधर की ओर पॉइंट करेगी। वेलोसिटी को मैं v2 से डिनोट कर देता हूँ और इसका जो रेडियस वेक्टर है प्लेनेट का उसको मैं r2 से डिनोट कर देता हूँ। ये रेडियस वेक्टर हो जाएगा। पेरीहीलियन पोजीशन में प्लेनेट की वेलोसिटी तो नीचे की ओर रहेगी। वेलोसिटी को मैं v1 से डिनोट कर देता हूँ और इसका जो रेडियस वेक्टर है उसको मैं r1 से डिनोट कर देता हूँ।
इन दोनों ही पोजीशंस में अपन ये देखेंगे वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट 0 होगा, यानी वेलोसिटी जो है उसका केवल ट्रांसवर्स कंपोनेंट आपका एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए जो रेडियल वेलोसिटी है उसको तो अपन ये लिख सकते हैं Vr इज इक्वल टू dr बाई dt, यानी r किस रेट से चेंज हो रहा है वो प्लेनेट की रेडियल वेलोसिटी हो जाएगी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी को अपन ये लिख सकते हैं r d थीटा बाई dt या ओमेगा r, डी थीटा बाई डी टी को मैं ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा इंटू आर। प्लेनेट की टोटल एनर्जी अगर अपन लिखें तो जब इस जनरल पोजीशन में प्लेनेट है, इसको मैं P से डिनोट कर देता हूं, इस पोजीशन को पेरीहीलियन पोजीशन को मैं A से डिनोट कर देता हूं और अप हीलियन पोजीशन को मैं B से डिनोट कर देता हूं। तो इस जनरल पोजीशन P में अगर अपन प्लेनेट की टोटल एनर्जी लिखें तो टोटल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी तो कितनी होगी हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। यहाँ पे कैपिटल एम तो सन का मास है और स्मॉल एम प्लेनेट का मास है। अगर अपन एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहें इस जनरल पोजीशन में तो एंगुलर मोमेंटम ये हो जाएगा, ये होता है आर इंटू पी परपेंडिकुलर, जहां पे P परपेंडिकुलर प्लेनेट का लीनियर मोमेंटम है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। तो अपन P परपेंडिकुलर को ये लिख सकते हैं m इंटू वी परपेंडिकुलर, तो एंगुलर मोमेंटम ये आ जाएगा एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर, या वी परपेंडिकुलर की वैल्यू रखें तो इसको ये भी लिख सकते हैं एम ओमेगा आर स्क्वायर, सॉरी तो इस तरह से अपन एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं। अब अपन ऐसा करते हैं, चूंकि अपने को ये पता है प्लेनेट की टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, तो अपन पोजीशन ए और बी में प्लेनेट की टोटल एनर्जी को इक्वेट कर देते हैं। पोजीशन ए में मान लेते हैं प्लेनेट की टोटल एनर्जी ई है, तो इसको अपन ये लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी हाफ एम वी वन स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर वन, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं। पोजीशन बी में भी टोटल एनर्जी ई के ही बराबर होगी, तो पोजीशन बी के अंदर एनर्जी अपन ये लिखेंगे ई इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर टू, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं। अब अपने को यह भी पता है कि प्लेनेटरी मोशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, तो अपन पोजीशन ए और बी में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। ए के अंदर एंगुलर मोमेंटम मान लो एल ए है, बी के अंदर एंगुलर मोमेंटम आपका एल बी है। तो अपन अगर पोजीशन ए के अंदर एंगुलर मोमेंटम लिखें तो इसको मैं ये लिख सकता हूं एम, यहाँ पे v परपेंडिकुलर v1 के ही बराबर होगा, तो इसको ये लिख सकता हूँ एम v1 r1 और पोजीशन b के अंदर एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम v2 r2। यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगा v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2, इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। अब अपन ऐसा करते हैं, प्लेनेट की टोटल एनर्जी पता करने के लिए अपन इक्वेशन 1 और 2 से v1 और v2 को एलिमिनेट करेंगे। इसको एलिमिनेट करने के लिए देखिए अपने पास इक्वेशन 3 में ये है v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2, तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि पहले इक्वेशन को अपन r1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे जो v1 स्क्वायर है वो हो जाएगा v1 r1 का स्क्वायर। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को अपन r2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म में अपने पास ये आ जाएगा हाफ एम v2 r2 का स्क्वायर, और चूंकि v1 r1 v2 r2 के बराबर है, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी। तो अपन ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 को अपन r1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो इक्वेशन 1 ये आएगा ER1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M V1R1 का स्क्वायर माइनस G कैपिटल M स्मॉल m R1। इसी तरह से इक्वेशन 2 को अपन R2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ER2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M V2R2 का स्क्वायर माइनस G कैपिटल M स्मॉल m R2। अब अपने को ये पता है राइट हैंड साइड में जो पहली टर्म है वो दोनों इक्वेशंस के अंदर सेम है, तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आएगा E इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में अपने पास ये आ जाएगा माइनस G कैपिटल M स्मॉल m R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 का फैक्टर दोनों साइड्स में प्रेजेंट है, इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये आएगा E इज इक्वल टू माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R1 प्लस R2। और जैसा कि डायग्राम से क्लियर है, अगर अपन R1 और R2 को ऐड करें तो ये वैल्यू अपने पास AB के बराबर होगी। AB आपकी मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस की लेंथ 2a के बराबर होती है, तो मैं R1 प्लस R2 की जगह 2a रख देता हूँ। तो टोटल एनर्जी ये आ जाएगी अपॉन 2a। तो इस तरह से अपन ने प्लेनेट की टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लिया है और ये टोटल एनर्जी नेगेटिव आया है। प्लेनेट की टोटल एनर्जी तो अपने पास ये आ गई, E इज इक्वल टू माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2a। अब चूंकि अपने को टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन पता लग गया है, अपन किसी भी पोजीशन में पार्टिकल की या प्लेनेट की स्पीड अपन पता कर सकते हैं। जैसे पोजीशन A के लिए अगर मैं टोटल एनर्जी को इस एक्सप्रेशन से इक्वेट करूं तो अपने पास क्या आएगा, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2a इज इक्वल टू, पोजीशन A के अंदर एनर्जी क्या थी, हाफ M V1 स्क्वायर माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R1। और इसको अगर सोल्व करके V1 जो है उसकी वैल्यू निकाली जाए तो ये वैल्यू अपने पास क्या आएगी वो देखिए, V1 स्क्वायर ये आ जाएगा, मैं 2/m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे इक्वेशन को, तो ये आएगा 2G कैपिटल M अपॉन R1 माइनस G कैपिटल M अपॉन A। या V1 को आप ये लिख सकते हो रूट G कैपिटल M को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या रहेगा 2 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन A। अब अपन ऐसा करते हैं, R1 की वैल्यू रख देते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अपन A की वैल्यू रखें। आपको ये पता है A की वैल्यू आपकी ये रहेगी R1 प्लस R2/2। तो मैं A की ये वैल्यू रख देता हूँ, तो अपने पास ही आ जाएगा G कैपिटल M 2 अपॉन R1 माइनस 2 अपॉन R1 प्लस R2। 2 तो कॉमन आ जाएगा और अपन एलसीएम लेंगे तो ये आएगी अपने पास R1 इंटू R1 प्लस R2, और न्यूमरेटर में ये टर्म आएगी R1 प्लस R2 माइनस R1। R1 से माइनस R1 कैंसिल हो जाएगा, तो V1 को अपन ये लिख पाएंगे, V1 इज इक्वल टू रूट 2G कैपिटल M अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2/R1। इसी तरह से अपन V2 का जो एक्सप्रेशन है वो भी पता कर सकते हैं। V2 अपने पास क्या आएगा वो देखिए, अपन ऐसा कर सकते हैं कि R1 और R2 को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं तो V2 का एक्सप्रेशन मिल जाएगा।
V2 का एक्सप्रेशन ये होगा V2 इज इक्वल टू रूट जी कैपिटल M अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1 अपॉन R2। यहाँ पे R2 बाई R1 की जगह क्या आ जाएगा, R1 बाई R2। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर अपन फोकस जो है उसके कोऑर्डिनेट्स अगर इसेंट्रिसिटी की टर्म्स में लिखें तो इसेंट्रिसिटी की टर्म्स में ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपके होंगे, F1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस AE कोमा 0 और F2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे AE कोमा 0। तो अगर अपने को R1 की वैल्यू लिखनी है तो यहाँ पे देखिए ये जो डिस्टेंस है ये तो आपकी सेमी मेजर एक्सिस के बराबर है, A के बराबर, और ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस ये आपकी AE के बराबर है। तो R1 कितना आ जाएगा, R1 को अपन ये लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू A माइनस AE, यानी A इंटू 1 माइनस E। ठीक इसी तरह से अपन R2 को भी इसेंट्रिसिटी की टर्म्स में अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो देखिए, ये डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, ये डिस्टेंस आपकी A के बराबर है। तो R2 की वैल्यू जो है वो ये हो जाएगी R2 इज इक्वल टू A प्लस AE, यानी इसको अपन ये लिख सकते हैं A इंटू 1 माइनस E, और R1 प्लस R2 2A के बराबर है ही। तो अपन ऐसा करेंगे, जो V1 और V2 का एक्सप्रेशन अपन ने निकाला है उन एक्सप्रेशंस में अपन R1 की जगह तो ये प्लेस कर देते हैं R1 इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस E, और R2 की जगह ये प्लेस कर देते हैं R2 इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस E। जब ये वैल्यू रखेंगे तो अपने पास V1 का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू रूट 2G कैपिटल M, R1 प्लस R2 की जगह अपन 2A रख देते हैं, R2 की जगह A इंटू 1 प्लस E ये रखेंगे, और R1 की जगह अपन A इंटू 1 माइनस E रखेंगे। A से A तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो V1 का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा रूट G कैपिटल M अपॉन A इंटू 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E। ये V1 का एक्सप्रेशन रहेगा अपने पास। सिमिलरली अपन V2 को भी इसेंट्रिसिटी की टर्म्स में पता कर सकते हैं। V2 का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अपन ने V2 के एक्सप्रेशन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था जिसको मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे 2 का फैक्टर भी आएगा जो मैंने नहीं लिखा है। तो V2 का एक्सप्रेशन ये होगा G कैपिटल M अपॉन A 1 माइनस C अपॉन 1 प्लस C। तो इस तरह से अपने को पेरीहीलियन और अपहीलियन पोजीशन में प्लेनेट की वेलोसिटी भी पता लग गई, अपने को प्लेनेट की टोटल एनर्जी जो है उसका एक्सप्रेशन भी मिल गया है, और अपन ने ये देखा है कि चूंकि प्लेनेट सन के ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से बाउंडेड है, इसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में टोटल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2a के बराबर होगी, यानी ये एलिप्टिकल ऑर्बिट की मेजर एक्सिस पे डिपेंड करेगी। तो अगर मेजर एक्सिस सेम है तो डिफरेंट इसेंट्रिसिटीज के लिए आपकी टोटल एनर्जी भी सेम रहेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में पैराबोलिक ट्रेजेक्टरीज के बारे में डिस्कशन करूंगा।